बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जीआरई, गैट, नेट, सैट और जी मैट एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या सिलेबस है और इसका क्या पैटर्न है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर कॉमन नज़र आएगी तमाम में कि जो मौजूद है चीज़ वो है, देखिए व्हाट इज़ दिस इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्चुअली ये सारे के सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो चेक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, और एनालिटिकल होता है और कुछ पोर्शन इंग्लिश का यहाँ पर मौजूद होता है। ये टेस्ट जो होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो आपका क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है। अच्छा, दूसरा आपका इंग्लिश पोर्शन होता है और तीसरा आपका एनालिटिकल पोर्शन होता है। अगर मैं बात करूं जीआरई की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआरई के लिए ये सारा क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा। जीआरई की बात करें सबसे पहले अगर, तो जीआरई में क्वांटिटेटिव पोर्शन में मौजूद होता है। क्वांटिटेटिव पोर्शन तकरीबन तमाम का सेम होता है, जीआरई का भी और गैट का भी, नेट का भी, सैट का भी, जी मैट का भी और एप्टीट्यूड टेस्ट का। क्वांटिटेटिव पोर्शन भी और इंग्लिश का भी और एनालिटिकल का भी। तो क्या हम ओवरऑल बात करें तो क्वांटिटेटिव पोर्शन में सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक मैथ। अच्छा, बेसिक मैथ में आपको एंटर होने के लिए आपको ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। ये इसके सब टॉपिक्स हैं। ऑपरेशन का पता होगा आपको एस्टिमेशंस का पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज़ एक्चुअली एस्टिमेशन। मैं अगर एस्टिमेशन की बात करूं तो एस्टिमेशंस में एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ जाता है कि ये एक सर्कल है और आपको ये दे दिया इसका रेडियस की वैल्यू दे दी है 10 और आपको ये शेडेड रीजन कह दिया कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए हमारे पास यहाँ पर एंगल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एंगल थीटा, अगर एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने वैल्यू जो है वो आपको मिस कर दी है इस जगह पर वैल्यू। तो आप ये एस्टिमेशन इसकी कैसे करेंगे, देखें, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 100 पाई। तो पूरे सर्कल का अगर होगा तो वो 100 पाई होगा। अब इस क्वेश्चन में आपने ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन आपके पास हो सकता है 100 पाई दी हुई है, ऑप्शन बी इसकी है आपके पास 50 पाई, ऑप्शन सी इसकी है आपके पास 25 पाई, ऑप्शन डी आपके पास इसकी है 18 पाई। अब ज़रा गौर से देखें तो 100 पाई अगर पूरे सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल का, तो हाफ सर्कल का एरिया होगा आपके पास ऑब्वियसली 50 पाई और क्वार्टर सर्कल का एरिया आपके पास आ जाएगा 25। तो इसका मतलब 100 पाई आंसर नहीं हो सकता, 50 पाई भी नहीं हो सकता, 25 पाई भी। और ये हमें नज़र आ रहा है वाज़े कि ये 25 से थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज़ 18 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से एस्टिमेशन के क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्वेश्चंस में एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑफ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया होता है और इनकम्प्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप फार्मूला लगाते रहेंगे तो फार्मूले से आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसमें आपको एस्टिमेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन। ऑपरेशन के बाद, एस्टिमेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ये एलसीएम एचसीएफ जो है वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में, एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/4। अब ऑप्शंस इसकी दी हुई है, 12 दिया हुआ है ऑप्शन बी उसका दिया हुआ है आपको 9 दे देगा, ऑप्शन सी उसका 24 दे देगा, ऑप्शन डी उसका 6 दे देगा। अब हर कोई अगर गौर से देखेगा इस क्वेश्चन को तो वो ऑब्वियसली वो सीधा कहेगा कि डायरेक्ट इसको बोलेगा कि इट्स आंसर इज़ 12। एक्चुअली 12 इसका आंसर नहीं है। जो 12 आप आंसर सोचते हैं वो एक्चुअली वो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है, यानी कि 2 का, 3 का और 4 का।
LCM इज़ एक्चुअली अ नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4, यानी कि इन अदर वर्ड्स 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी है। तो उसने हमें LCM ऑफ 2, 3, 4 नहीं पूछा हुआ, वो तो 12 ही बनता है। उसने हमें LCM पूछा है 1/2, 2/3 और 3/4 का। इन अदर वर्ड्स यानी कि जो 1/2 के टेबल में भी आए, 2/3 के टेबल में भी और 3/4 के टेबल में भी आए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आएगा 6। और वो कैसे आएगा, ठीक है, ये हम आगे क्लासेस में जाके सीखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कैसे। मेजॉरिटी लोग इसके जो है वो आंसर्स इसी तरीके से गलत कर देते हैं कि जो वो करेक्टली उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये LCM HCF के इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बेसिक मैथ का छोटा सा पोर्शन। अच्छा, इसमें फ्रैक्शंस की वैल्यू, फ्रैक्शंस कैसे हम डील करते हैं, फ्रैक्शंस के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आया है कि एक शख्स है, अ पर्सन गोज़ टू द मार्केट, फर्स्ट अ पर्सन गोज़ टू द मार्केट और मार्केट ही यूज़ 1/3 ऑफ फ्यूल ऑफ हिज टैंक, कार टैंक। उसके बाद कहता है देन ही गोज़ टू ऑफिस और एंड यूजेस 2/5 ऑफ व्हाट लेफ्ट, जो फ्यूल रह गया उसका 2/5 उसने यूज़ कर लिया। नाउ what fraction of fuel, now what fraction of fuel he left with। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन अब आप देखेंगे, ये वर्डिंग से ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि दीज आर नॉट वेरी सिंपल। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 का अगर आप मैथ कर लें तो आपका ये अच्छा टेस्ट हो जाता है। दे आर टोटली रॉन्ग। PhD के लिए जो लोग जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करने, मैंने उनको भी देखा है कि भी दे कैन नॉट गेट थ्रू इट। और MPhil के लिए जो जाते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, इवन कि वो लोग भी इस टेस्ट में रह जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, दीज आर नॉट वेरी इजी टू अटैम्प्ट, ठीक है। तो वो हम फ्रैक्शन का जब लेक्चर करेंगे तो उसमें हम इन तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला वो डील करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि इनकी शॉर्ट टेक्निक्स क्या है। नॉर्मली लेस देन 1 मिनट आपके पास होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लेस देन 1 मिनट मीन्स 30 सेकेंड्स में हम इस तरीके से इतनी लॉन्ग वर्बल स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। वी विल इंशाल्लाह ताला लर्न दीज ऑल इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। अच्छा, बेसिक मैथ में इसके बाद आपके पास आ जाता है जो वैल्यू आ जाती है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में बाउंड्स, ये भी इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाउंड्स के क्वेश्चंस को भी बड़ा अहमियत हासिल है। सपोज़ मैं एक क्वेश्चन आपको अगर इसका डिस्कस करूं कि एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ़ x इज़ लेस दैन 6 और ग्रेटर दैन -5 और y इज़ लेस दैन 2 एंड ग्रेटर दैन -2, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y, ठीक है। और या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इनको भी हम इंशाल्लाह ताला डील करेंगे और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज हम टॉपिक की लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने चाहिए इस तमाम के लिए। अच्छा, एक बेसिक मैथ के बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं तो वो है अरिथमेटिक। अच्छा, इसका ये मेजर टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक के साथ साथ ये इंग्लिश और एनालिटिकल को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले इस पेज पे हम इस तमाम को डिस्कस कर लें। एंड अरिथमेटिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है अलजब्राइक, और उसके बाद है डाटा एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। आपका जो टेस्ट होता है, टेस्ट का 60% जो है क्वेश्चंस वो यहाँ से आते हैं आपके पास,
ठीक है, 60% क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद आपके टेस्ट के 25% क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं, आपके टेस्ट के 10% क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं और 5% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है फिर हम ये बेसिक मैथ क्यों करें जी, ठीक है, जब तमाम क्वेश्चंस वहाँ से, ये देखिए ना 100% क्वेश्चंस आपका क्वांटिटेटिव पोर्शन वहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो मसला ये है कि बेसिक मैथ में आप फ्लुएंट होंगे तो आप इन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको बेसिक मैथ ही नहीं आता होगा, ये चीज़ें नहीं आती होंगी, आपकी क्वेश्चंस की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को आगे अरिथमेटिक क्वेश्चंस को, अलजेब्रिक क्वेश्चंस को, डाटा एनालिसिस को आप डील नहीं कर सकेंगे। यू विल नॉट कोप अप विद दिस। अरिथमेटिक में आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं परसेंटेज से, और परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आइडिया दूं तो देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्राइस को एग्जामिनर कहता है जी 10% इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, या उसकी प्राइस को 20% इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब एक ये नई प्राइस आ गई आपके पास, बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट इट गोज़ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन है। नॉर्मली अब स्टूडेंट जो देखेगा फर्स्ट टाइम वो कहेगा 10% इंक्रीज़ किया है तो 10% ही उसको डिक्रीज़ करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 100 में अगर आप 10% इंक्रीज़ करें तो ये बन जाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, 110, 110। जबकि 100 में 10% जब आप डिक्रीज़ करेंगे तो 100 का 10% आप डिक्रीज़ करेंगे। 100 का 10% जब आप इसमें डिक्रीज़ करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 99। तो जितने परसेंट आप इंक्रीज़ करेंगे, अगर उतने ही परसेंट से आप डिक्रीज़ करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं आती है बल्कि डिफरेंट वैल्यू आती है। इट मीन्स के परसेंटेज में फ़र्क होता है। इसी तरीके से परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन ये आता है कि एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस को 10% इंक्रीज़ किया और फिर अगेन 10% इंक्रीज़ किया, तो बताएं टोटल कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गया। तो नॉर्मली ऑप्शन में दिया होगा 20% भी। स्टूडेंट जो जिसने ज़्यादा वर्क नहीं किया होगा वो डायरेक्ट कहेगा कि 10%, 20% इंक्रीज़ हो गया, विच इज़ रॉन्ग ऑप्शन। 20% इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि इसमें होगा ये, आप सिंपल सी वैल्यू देख लें, 100 एक वैल्यू है, 100 में 10% करें तो 110, और 110 में जब आप 10% बढ़ाएंगे, 110 का 10%, तो दैट विल बिकम 121। तो ओवरऑल जो होगा इसमें इंक्रीज़ वो 21% का इंक्रीज़ आएगा, और वो ऑप्शन भी दी होगी, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो 20% को क्लिक करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े डॉजिंग क्वेश्चन होते सिंपल हैं, लेकिन वो आपने अगर एक दफ़ा आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए तो आप यू पीपल कैन ईजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। इट इज़ नॉट अ बिग डील। नाउ परसेंटेज के बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की कौन से आते हैं, तो वो आते हैं रेशो के क्वेश्चंस। रेशो की 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये उतने सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं जो आप ग्रेड 8 में, ग्रेड 6 में आप लोग सीखते हैं रेशो के क्वेश्चंस। रेशो के बाद रेट के क्वेश्चंस होते हैं, और फॉर एग्जांपल रेशो की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रेशो के क्वेश्चंस में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भी एक 3 दोस्त हैं, A, B एंड C। दे स्टार्टेड अ बिजनेस इन द रेशो 2, 3 एंड 5। इफ़ मिस्टर C जो है, इफ़ मिस्टर C गेट 200 मोर देन Mr. B in a profit, then what Mr. A will get? अब इस क्वेश्चन को देखें आप, तो देखें उसने, ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसने सी का पोर्शन, लेकिन ये क्वेश्चन आप बिलीव यू मी, आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये विद इन 3 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। विद इन 3 सेकंड देखें, मिस्टर सी को मिस्टर बी से, मैं बड़ी सिंपल सी बात होता है, मिस्टर बी को मिस्टर सी से 200 ज़्यादा मिले, मिस्टर बी सी के जो शेयर हैं वो इससे 2 ज़्यादा हैं, तो 200 को डिवाइडेड बाय दैट शेयर करें तो दिस इज़ इक्वल टू 1 शेयर आपके पास आ जाएगा। तो मिस्टर ए को 200 रुपये मिलेंगे, मिस्टर बी को 300 मिलेगा और मिस्टर सी को 500 मिलेगा। तो अब देखें ज़रा गौर से, मिस्टर सी के मिस्टर बी से 200 ज़्यादा है। तो ये सारी कैलकुलेशन में देखें कितना टाइम लगा हमें, ठीक है। इतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन क्वेश्चन की जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वो आप कहेगा कि मिस्टर बी को मिस्टर सी से इतने ज़्यादा मिले, या मिस्टर सी को मिस्टर बी से इतने ज़्यादा मिले।
तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल थी हमारे पास इन क्वेश्चंस की, जो हैं रेशो के क्वेश्चंस। अब रेट के क्वेश्चंस की एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। रेट के क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि इफ़ पाइप 1 कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर, पाइप 2 जो है दैट कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, देयर इज़ अ लीकेज इन द टैंक। कहते हैं एक टैंक है उसमें लीकेज भी है, तो वो लीकेज उस टैंक को 6 आवर्स में एम्प्टी कर देती है। एक टैंक है, ठीक है, पाइप 1 जो है वो अकेला इसको भर देता है 3 आवर्स में, पाइप 2 है वो अकेला इसे भर देता है 4 आवर्स में, और एक लीकेज है जो इसमें से पानी को ज़ाया कर देती है, वो अगर होती रहे तो वो 6 आवर्स लेती है। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि भी पाइप 1 और पाइप 2 को दोनों को ऑन कर दें और लीकेज भी होती रहे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक, ये टैंक भरेगा या नहीं भरेगा तो कितने टाइम में भरेगा। कुछ लोग इसका एवरेज लेंगे, वो गलत होगा आंसर। कुछ लोग इसको सम कर लेंगे, वो भी गलत होगा। कुछ लोग इन दोनों का सम करके इसको माइनस करेंगे, वो भी गलत आंसर होगा। ठीक है, इसकी बाकायदा फार्मूला होता है और उस फार्मूले से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये भी आपके पास जो है विदिन 20 सेकंड्स की इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इसका तरीका है, विदिन 20 सेकंड। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इस पर बात करेंगे। रेशो रेट के बाद आगे आ जाता है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल के आपने सुना होगा कि अब इसमें एक क्वेश्चन कि 2 वर्कर्स है और उन्होंने जो काम करना है, ये मशीन बनानी है कोई और टाइम है, तो 2 वर्कर्स कैन बिल्ड 3 मशीन्स इन 4 आवर। तो कहेगा कि भी 5 वर्कर्स 7 मशीन्स को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में भी होते हैं। ये मैंने आपको बड़ा सिंपल सी फॉर्म का क्वेश्चन बताया। जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इससे थोड़े एडवांस फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत वर्बल लेंथी किस्म की उनकी स्टेटमेंट होती है, और ये भी क्वेश्चन हमारे पास 30 सेकेंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। रेशो रेट प्रोपोर्शन के बाद बात करते हैं एज के क्वेश्चंस की। एज के क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं अगर, तो कहता है कि मिस्टर ए इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मिस्टर बी। फिर वो आपसे कह देता है कि इफ़ मिस्टर बी इज़ 7 years old, आफ्टर हाउ लॉन्ग Mr. A will be 2 times as old as Mr. B। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिस्टर ए जो है वो अभी 3 टाइम्स ओल्ड है। मिस्टर ए इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मिस्टर बी, ठीक है। तो और मिस्टर बी की एज उसने बता दी कि मिस्टर बी जो है वो 7 years का। अब वो कह रहा है कि कितने अरसे के बाद, आफ्टर हाउ लॉन्ग मिस्टर ए विल बी 2 times एज ओल्ड एज मिस्टर बी, यानी कि कितने अरसे के बाद मिस्टर ए जो है 2 times रह जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी मिस्टर ए 3 गुना बड़े हैं मिस्टर बी से, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि कितना अरसा गुजरने के बाद वो 2 गुना बड़े रह जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है आपके जहन में कि भाई ये कैसे हो सकता है, 3 गुना बड़े हैं, वक्त गुजरने के बाद तो उन्हें और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर मिस्टर बी 7 years के हैं तो इसके मुताबिक मिस्टर ए जो है वो 21 years ओल्ड है। तो ज़रा गौर से देखें, आफ्टर 7 years के बाद इनकी एज क्या होगी और इनकी एज क्या होगी आफ्टर 7 years। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़। मैं इसकी शॉर्ट टेक्निक आपको बताऊंगा और बड़े इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर 7 year मिस्टर बी हो जाएंगे 14 साल के, और आफ्टर 7 years मिस्टर ए जो होंगे वो हो जाएंगे आपके पास 28 years के। तो देखें, अभी ये 7 3 times था, तो अभी कितने टाइम्स हो गया, ये 2 times हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ आफ्टर 7 years, कि 7 years के बाद वो 2 times ओल्ड रह जाएंगे एज मिस्टर बी। तो ये बड़ी कॉमन सेंस इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है इस क्वेश्चन को, लेकिन इन क्वेश्चंस की भी टेक्निक है। एज के क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। उन क्वेश्चंस को भी बड़ी अच्छी तरीके से हम डिटेल से
डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद एज के बाद क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अलजबरा। अलजबरा में जो है जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास आते हैं इक्वेशन सॉल्विंग। अच्छा, उसमें दूसरा कार्टेशियन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अच्छा, तीसरा इसमें कार्टेशियन क्वेश्चन के बाद इक्वेशन सॉल्विंग के बाद इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। 25% आपका ये टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस एंड एवरेज से ही रिलेटेड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, उनको हमने डील करना होता है। ज्योमेट्री में आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2D ज्योमेट्री के आते हैं और 3D ज्योमेट्री के। 3D ज्योमेट्री में जो है 2D में क्या फ़र्क है, 2D ज्योमेट्री में सर्कल्स के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स के चार साइडों वाली फिगर्स के और 3 साइडेड फिगर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपके पास ये एंगल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं और इन 4 चीज़ों से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 3D में जबकि आपके पास कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सफ़ियर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन कोन और सफ़ियर के जो फार्मूले होते हैं वो साथ मेंशन किए हुए होते हैं इंटरनेशनल टेस्ट्स में और लोकल टेस्ट में भी। तो 3D के जो क्यूब के क्वेश्चंस हैं उनके फार्मूले नहीं दिए होते, ये आपको खुद पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जी हम, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आपके स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर मीन, मीडियन और मॉड को डिस्कस किया जाता है यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मॉड के अलावा यहाँ पर डाटा सफिशेंसी के भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक पाई चार्ट आपको दे दिया गया है कि ये पाई चार्ट है, इसमें इतने % ग्रीन कार्स खड़ी हुई हैं, इतने % येलो कार खड़ी हुई हैं, इतने % ब्लू कार खड़ी हुई हैं, इतने % रेड कार खड़ी हुई हैं, और उनमें से किसी एक की वैल्यू दे के और एंगल की वैल्यू दे के वो आपसे इस क्वेश्चंस को पूरे इससे पूरे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, उन 3 या 4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपसे वो जो भी होंगे A B C D इस तरह से, यानी कि वो डायग्राम दी होगी, उस डायग्राम से आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और फिर आपने इन 4 क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 1 को, क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन 3 को, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा है क्वांटिटेटिव का कंप्लीट सिलेबस। प्रोबेबिलिटी वगैरह को भी डिस्कस करें, प्रोबेबिलिटी के भी नॉर्मल रूटीन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, रूटीन से हट के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके इंग्लिश पोर्शन की, इंग्लिश पोर्शन में जो टॉपिक ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो बड़े सिंपल हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, वोकैबुलरी अच्छी तरह तैयार करें, फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाएं, ठीक है। आपको सिनोनिम्स का पता होना चाहिए, आपको एंटोनिम्स का पता होना चाहिए। अच्छा, ये नेट गेट GRE लोकल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी अच्छा कंप्रीहेंशंस, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन, और आपको प्रेपोजिशंस पे अबूर होना चाहिए। तो ये अगर ये टॉपिक, और आपके अगर GRE का टेस्ट आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो GRE में आपकी राइटिंग जो है, राइटिंग स्किल आपकी, यानी कि वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग मींस टू, आप कंसेप्चुअल जो राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एनालिटिकल की तरफ। बड़ा सिंपल सा सिलेबस है, इसमें आपने खुद बहुत सारा टाइम लगाना होता है और इन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। एनालिटिकल जो लोकल टेस्ट होते हैं उसमें एनालिटिक जो GRE है, अगर हम GRE की बात करें तो GRE में यहाँ पर फ़र्क है, GRE में एनालिटिकल पोर्शन ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह आ गई है एनालिटिकल राइटिंग। उसमें सिर्फ इंग्लिश और GRE के लिए आपने वोकैबुलरी और इंग्लिश और इसका क्वांटिटेटिव पोर्शन की प्रिपरेशन करनी है। GRE में एनालिटिकल राइटिंग आ गई है और वो 6 मार्क्स की है सिर्फ, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी आपका आफ्टर 2 और 3 डेज़ आता है और ये 6 मार्क्स की राइटिंग होती है, ठीक है।
और इसकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होती। नॉर्मली पाकिस्तान में इसका जो है और इंडिया में 3 तक स्कोर इसमें कर लेते हैं। 3 जो है वो हाईएस्ट स्कोर गर्दाना जाता है। नॉर्मली 2-3 स्कोर आ जाता है, लेकिन अच्छा स्कोर भी करते हैं कुछ लोग, 5 तक जाते हैं इसमें। अच्छा, एनालिटिकल के क्वेश्चंस के अगर मैं वो दूसरी बात करूँ, जो दूसरे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं हमारे पास, लाइक गैट है, नेट है, सेट जी मैट, और ये अदर जो एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे पास आता है। जी मैट में भी एनालिटिकल राइटिंग मौजूद है, ठीक है, और एनालिटिकल के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम मिकदार में होते हैं। एनालिटिकल राइटिंग भी मौजूद है। जी मैट इज़ मोर कम्प्रीहेंसिव टेस्ट। अच्छा, एनालिटिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं इनकी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो गैट का टेस्ट है, सपोज़ हम गैट का टेस्ट कंसीडर कर लेते हैं। गैट में आपके पास नॉर्मली ये 3 तरह के सिलेबस होते हैं। साइंसेस वालों के लिए जो है वो साइंसेस वालों के लिए 30 मार्क्स का जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, मैथ वाला पोर्शन होता है। 30 ही मार्क्स का आपके पास एनालिटिकल होता है, और 20 मार्क्स की आपके पास इंग्लिश आ जाती है। एंड सॉरी 40 और ये 20 की इंग्लिश आपके पास है। अच्छा, कुछ में ये तरतीब होती है, और जो आर्ट्स वाले होते हैं, आर्ट्स वाले में 30 क्वांटिटेटिव है, 30 एनालिटिकल है, और 40 की इंग्लिश होती है, जो आर्ट्स वाला पोर्शन होता है, आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। यानी कि अगर गौर से देखें तो जितनी क्वांटिटेटिव की वेटेज होगी, उतना ही, जितना क्वांटिटेटिव पोर्शन आपको तैयार करना है, उतना ही एनालिटिकल का पोर्शन आपने तैयार करना है। इन दोनों की वेटेज आलमोस्ट टेस्ट में जो है वो बराबर होती है। अच्छा, एनालिटिकल में होता क्या है? एनालिटिकल में क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं कि मिस्टर ए जो है, अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं वो भागते हैं तो मिस्टर बी विल बी द विनर। अगर मिस्टर बी एंड मिस्टर सी भागते हैं तो मिस्टर सी विल बी द विनर। मिस्टर ए और मिस्टर डी अगर भागते हैं तो मिस्टर ए विल बी द विनर, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लेगा कि अगर ये सारे आपस में भागें तो हु विल बी द विनर। तो ये इस तरह के कम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, इनको सॉल्व करने की बाकायदा टेक्निक है, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस जो 3 तरह के होते हैं, एक पहला क्वेश्चन होता है जी डायग्राम बेस। आपको डायग्राम ड्रा करनी होती है, लेकिन आपको समझ आए कि कौन से क्वेश्चंस में आपने डायग्राम ड्रा करनी है। अच्छा, डायग्राम के बाद है सिंबॉलिक बेस, दूसरा क्वेश्चन सिंबॉलिक। अच्छा, सिंबॉलिक बेस, डायग्राम बेस, या इसको ऑर्डर बेस भी कहते हैं। सिंबॉलिक, ऑर्डर या डायग्राम बेस, और तीसरा होता है मिक्स, जिसमें हम डायग्राम और सिंबल्स दोनों का सहारा लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इनको हम एनालिटिकल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा आपके लिए गाइडलाइन है कि व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, रादर दैट इज़ GRE, गैट, नेट, सेट या जी मैट, या किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये टॉपिक है जो आपको एक कम्प्रीहेंसिव आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं, और इनको आपने देखना होता है। नेक्स्ट लेक्चर, इफ़ यू वांट टू हैव अ लेक्चर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो उसके लिए आप कमेंट करें, ठीक है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो इस चैनल पर अपडेट्स आती रहें वो आपको मिलती रहें रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स। और अगर स्पेशल किसी टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह ताला सून you will get the video on that topic. Thank you very much.